आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, एक बार फिर से हम पल्लवी घोष जी के साथ हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं। तो उनसे ये जानेंगे और उसकी बारीकियाँ, उसके अंदर में झाँकने की कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई कहानी, कोई किस्सा हो, कुछ नया नया हो। मैडम, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच उस्मान जी। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आपने इतने लंबे समय से आप इसमें काम कर रही हैं, तो ऐसा कोई मतलब देश का कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर उसी एरिया में ये सब काम ज़्यादा होता हो, या फिर किसी एक ही कम्युनिटी को ज़्यादा टारगेट किया जाता हो, तो ऐसा कुछ है क्या आपने देखा कभी? देखिए, देश में अलग-अलग जगह से तो तस्करी होती है। हुँ। जनरली मैंने जितने लड़कियों को भी रेस्क्यू किया है, वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, असम हो, आंध्रा हो, बंगाल हो, सबसे ज़्यादा तो पश्चिम बंगाल की ही मुझे मिली है मोस्टली। हुँ। और सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी जो रेस्क्यू मैंने किया है, वो हो गया बंगाली मुस्लिम्स लड़कियों का, मतलब अधिकतर। हुँ। अब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दूसरों का नहीं बता सकती, खुद का सही। बस बताऊँगी। 100% से तो 85% तो मुझे बंगाली मुस्लिम्स लड़कियाँ मिली है। हुँ। हमेशा मुझे बंगाली मुस्लिम लड़कियाँ मिलती हैं। हाँ, कुछ-कुछ हिंदू लड़कियाँ होती हैं, लेकिन बंगाली मुस्लिम्स लड़कियाँ मिलती हैं मुझे बहुत ज़्यादा। हुँ। और जिन्होंने उनकी तस्करी की है, हुँ। सबसे अजीब बात भी वो भी बंगाली मुस्लिम्स हैं। अच्छा। वो भी बंगाली मुस्लिम्स हैं, वो भी मुस्लिम लड़के हैं। क्योंकि वो जो नाम बोलती है, वो तो मुस्लिम नाम ही होता है। हुँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आता था क्यों होता है। फिर मैंने ये बहुत ढूँढने की कोशिश की, क्या कारण है? तो मुझे पता चला कि बहुत कारण है इसके। क्या जैसे? जैसे एक तो ये जो घर होते हैं, जो ये जो बंगाली मुस्लिम्स लड़कियाँ होती हैं, इनके वहाँ बहुत अंधविश्वास होती है, बहुत ज़्यादा। हुँ। घर वाले इनको ज़्यादा नहीं निकलने देते, इनकी घर वाले सोचते हैं इनको एक टाइम के बाद शादी करा देंगे, तो ये एक तो ये है। सबके इतने भाई-बहन होते हैं, माँ-बाप चले जाते हैं खेत में काम करने के लिए, इनको छोटे भाई-बहन को देखने का ज़िम्मा दे देते हैं, जिसको बोलते हैं हम केयर गिवर का, ये उससे परेशान हो देती है। हुँ। अब देखिए, ये एक बच्चा, ये भी बच्चे हैं, इनके भाई-बहन भी बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कैसे देखेगा? तो ना वो प्यार-मोहब्बत बाहर ढूँढने की कोशिश करता है। और ये जो तस्कर है, ये इधर-उधर घूमते रहते हैं। देखिए, पहले तो वो रॉन्ग नंबर से होता था कि 10 रॉन्ग नंबर को कॉल कर दिया, एक बंदी ने उठा लिया, उसको पटाने का चलता था। अब शुरू हुआ है वो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। वो पटाते कैसे थे? जैसे जैसे क्या? मतलब जैसे आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, एक लड़की ने मुझे बोला था, दीदी मेरे पास एक रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया। हाँ। मैंने बोला ये रॉन्ग नंबर है, रख दिया। दूसरे दिन भी फ़ोन आया, तीसरे दिन भी फ़ोन आया, मैंने काट दिया। चौथे दिन जब फ़ोन आया, मेरे को बोलते आपका आवाज़ ना बहुत प्यारा है, अच्छा। आप जो रॉन्ग नंबर भी बोलते हो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। तो पता नहीं क्यों मैंने भी बात करना शुरू कर दिया। फिर बात करते पता नहीं क्या एक आदत पड़ गई बात करने की। सुबह उठती थी, उसका होता था गुड मॉर्निंग, रात को सोने जाती थी गुड नाइट। दिन में बार-बार पूछता था खाना खाया क्या, नहाया क्या, हुँ। घर में क्या हाल है? तो मुझे लगता था मेरा कोई अपना है, हुँ। क्योंकि मेरे माँ-बाप तो कभी पूछते नहीं मतलब है। हर छोटी से छोटी बात का वो ख़्याल रखने की कोशिश कर रहा था, हाँ, सिर्फ़ फ़ोन पर। सिर्फ़ फ़ोन पे। हुँ। फिर मेरी माँ-बाप तो कभी कोशिश नहीं करते। ऐसे करके 6 महीना चला, फिर उसने मुझे कहीं पे बुलाया मेले में। हुँ। मेले में हम मिले, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिलवाई जो मेरे माँ-बाप ने कभी मुझे नहीं दिलवाए। हुँ। उसने मुझे जो बंदूक बैलून है, बलून में बंदूक मारना वो दिया, मेरे को एक टेडी बियर खरीद के दिया। हुँ। वहाँ पे मेले में मैंने झुमके से लेके सब कुछ खरीदा। इतने सारे मैंने अलग-अलग तरह की चीज़ें खाई, जो मेरे घर में बहुत गरीबी है। मतलब वो लड़की बहुत गरीब है, हुँ। जिस घर से वो बिलॉन्ग करती है। तो बोल रही मुझे ऐसा सब कुछ मिला, जो मुझे कभी मिला नहीं अब तक। ये जो अपनापन अपनों से मिलना चाहिए था, वो अपनापन रॉन्ग नंबर से मिल रहा था उसको। हाँ, तो ये हुआ, फिर उसकी दोस्ती हो गई, फिर वो आ गई, फिर वो 2-3 बार मिली। उसको इतना विश्वास हो गया था, उसको लग रहा था वो लड़की को कि ये रॉन्ग नंबर वाला बंदा है, ये मेरा इससे ज़्यादा अच्छा तो मेरे लिए कोई है ही नहीं। हुँ। फिर रॉन्ग नंबर वाले ने बोला, ठीक है तो तुम मुझसे ऐसे करके प्यार हो गया। फिर रॉन्ग नंबर ने बोला, ठीक है हम लोग शादी करते हैं। तो लड़की ने बोला, ठीक है माँ बाप को बताते हैं। बोलते नहीं, माँ बाप को बताओगे तो माँ बाप तो शादी करने नहीं देंगे, हुँ। तुम छोटी हो। फिर बोलती नहीं, फिर भी बताएंगे, पढ़ाई ख़त्म करते हैं। दोनों की एज क्या रही होगी? लड़की की एज तो 15 थी, लड़के का एज शायद 20 से ऊपर होगा। अच्छा, अच्छा, मतलब परफ़ेक्ट हो था ना वो तो, हाँ। इसी काम के लिए। हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद उसने बहुत पटाया, बहुत पटाया। फिर बोला मैं माँ-बाप को बता दूँ, नहीं तुम माँ-बाप को नहीं बताने से क्या होगा, वो हमारी शादी नहीं करेंगे, ये वो बहुत नौटंकी, बहुत कुछ हुआ। फाइनली ये सब हो के लड़का बाहर आया, हुँ। लड़की को बुलाया, लड़की उसको कहीं निको पार्क एक है कलकत्ता में जगह, वहाँ पे वो मिली। हुँ। और फिर ये लोग ट्रेन पे बैठे। ट्रेन पे बैठने के बाद फिर उसने कुछ चाय पिया, उसको कुछ याद नहीं है। फिर जब वो आँखें खोलती है, तो अपने आप को बॉम्बे में पाती है, बॉम्बे रेड लाइट एरिया में। मतलब ये तो एकदम जादू सा हो गया। ये कैसे हुआ? दोबारा से प्लीज़ प्लीज़। हाँ।
मतलब वो लड़के को निको पार्क में मिली, फिर इन्होंने कुछ खाया पिया, फिर चाय पी ट्रेन में, फिर वो बैठे ट्रेन में आधे रास्ते तक इसको होश था, फिर इसके बाद होश था, इसको पता लग रहा था कि कहीं जा रही है। अब देखिए कहीं जाना तो गलत नहीं होता, मैं क्या बोलती हूँ मानव तस्करी में लोगों को तब तक नहीं पता लगता जब तक वो बिक नहीं जाती है, बिक जाने के बाद भी बात तक पता नहीं लगता। मैम एक सेकंड, मैंने भी कई कहानियाँ जैसे पढ़ी हैं तो उसमें देखता हूँ कि लड़की एकदम वो घर से निकलती है, ट्रेन में बैठती है और उसको वो सीधा कोठे पाई जाती है। तो वहाँ इतने सारे लोग रास्ते में होते हैं, क्या वो ज़बरदस्ती नहीं करते, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं करते, या उसको कुछ ऐसे पकड़ने की कि जैसे कि पता चल जाए कि ये लड़का कोई और है, ये लड़की एकदम से अलग है? देखिए मुद्दा ये है कि जो तस्कर होते हैं वो तब तक लड़की को नहीं बताते या फील नहीं करवाते कि उनकी तस्करी अब बेची जाने वाली है। पूरे रास्ते में अच्छे दोस्त की तरह ही आती है जब तक वो डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचते। जैसे हम ट्रैफिकिंग में 3 चीज़ को कहते हैं, सोर्स, ट्रांजिट, डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब जहाँ से लड़की को उठाया जाता है, ट्रांजिट मतलब जहाँ से वो जाएगी। जब तक वो डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचती और जब तक उस जगह में नहीं पहुँच जाती, जब तक कि वो बिकेगी, उसको पता भी नहीं लगता, उसको लगता है बंदा प्यार करता है। तो फिर ये ट्रेन में बैठी, इसने कुछ खाया तो क्या हुआ, इसको वो फिर भी अच्छे से जा रही थी, बॉम्बे में उतरी तब भी ठीक थी। इस लड़के के किसी रिलेटिव के घर में गई, उधर 2 दिन थी ये, उधर भी ठीक थी। फिर इसने बोला कि चलो एक जगह एक ऑफिस में जाता हूँ क्योंकि मुझे तो कुछ काम करना पड़ेगा, बिना काम के तो हम चल नहीं सकते। ऑफिस में गई तो उसने ऑफिस में इसको बिठाया, बोलता है ठीक है तुम बैठो 2 मिनट, मैं लंच लेके आता हूँ। वो बोल के ये चला गया इसको बेच के। अरे बाप रे! ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन स्टोरी है। तो ये एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं इसका, शकीला नाम रख लेते हैं। एक शकीला नाम की लड़की को इस तरह से बेचा गया। तो लेकिन जब आप अंदर और घुसते चली जाती हैं तो पता चलता है कितने परसेंटेज इसी कम्युनिटी की लड़कियां होती हैं। सब बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, मैंने जितने भी रेस्क्यू किया 85%। मुझे कल भी एक फ़ोन कॉल आया, वो भी बंगाली मुस्लिम है। 85% लड़कियां मुस्लिम कम्युनिटी की, और जो उनसे ये धंधा कराती हैं वो जो धंधा कराते हैं मोस्टली मुस्लिम्स होते हैं, हर कोई तो मुस्लिम्स नहीं होता, बट ये जो लड़कियां हैं ये बंगाली मुस्लिम्स हैं। मतलब अब कोई बोलता है वो बांग्लादेश की है, कोई बोलता है कहीं की है, देखिए मुझे तो पता नहीं, लेकिन इतना है कि मोस्टली मेरे जो सर्वाइवर्स हैं वो बंगाली मुस्लिम से मिले। और मैंने कारण बता दिया, घर में प्यार ना मिलना, माँ बाप का उनके प्रति ध्यान ना देना, बहुत सारे भाई बहन होना, घर में गरीबी होना, अनपढ़ है ये लोग बेरोजगार है, इनके वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, इनके वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी आंधी आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, ये हो गया। उसके बाद अनसेफ माइग्रेशन, जैसे मैंने उस दिन भी एक बांग्लादेशी मुस्लिम लड़की को रेस्क्यू किया जिसको फेसबुक से प्यार हो गया, और वो लड़की बॉर्डर क्रॉस करके, आपको पता है बॉर्डर नो मैंस लैंड, हमारा बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर कितना खुला है, वो ऐसे आ गई बस। तो मुद्दा ये है कि इनके कम्युनिटी में भी, और हिंसा, बहुत हिंसा, मतलब मारपीट बेवजह होती है घर में भी। जैसे अगर इनकी शादी, जैसे पता नहीं बंगाली मुस्लिम्स कम्युनिटी में मेरे को बहुत लड़कियां मिली, वो बोलती है उनके घर में 12-13 साल में उनकी शादी हो जाती है। एक बंदा जब फुल्ली डेवलप्ड ही नहीं हो, जब उसकी ग्रोथ ही नहीं हो, अगर उसकी शादी करा दी जाए, देखिए सबकी इच्छाएं होती है, लड़की हो या लड़का हो, उसको घूमना है फिरना है, वही नहीं कराया जाता, मतलब उनकी इच्छाओं को दबाया जाता है। अभी बताइए, मैं अभी बंगाल गई थी मार्च अप्रैल में, मैं जिस गाँव में घूम रही थी, उस गाँव में अभी भी लोग मानते हैं कि अगर सांप ने काटा आपको तो ओझा आके आपको बचाएगा, डॉक्टर नहीं दिखाते। अभी भी इस लेवल का अंधविश्वास है, आप मानोगे नहीं, अभी भी लोग वहाँ पर, लोग ज़्यादातर मर जाते होंगे, और वहाँ पे अभी भी झाड़ फूक वाला उसमें वो करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, वो है लोग अनपढ़ हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, और लोगों के पास बहुत बच्चे हैं। जब देखिए आपकी कमाई अगर 5,000 है और आपके 6-7 बच्चे हैं, तो आप पालोगे कैसे? तो पालोगे नहीं तो ऑटोमेटिकली उनको स्कूल से निकाल दोगे। अब बाहर में वो काम करते रहेंगे, उनका एक्सप्लोटेशन तो होना ज़रूरी है, वो तो लाजमी है, वो तो होगा ही। और मेरे को बुरा ये लगता है कि ये जो लड़कियां होती हैं, ये बड़ी बेवकूफ़ बोलना बहुत गलत होगा, लेकिन ये बहुत मासूम होती है, सीधी सादी। उन्हें फंसाना बहुत आसान है, थोड़ा सा लालच दो, थोड़ा सा प्यार दो, कुछ भी दो। मतलब इनको तो मैंने तो एक ऐसे लड़की को भी देखा था जिसको एक बंदा हर दिन सुबह उठ के बोलता था कि तुम तो बहुत अच्छी हो। ये बात पे ही वो फिदा हो गई, क्योंकि उसके बाप ड्रग्स लेता था और उसकी माँ का मौत हो गया था। एक सवाल है जो मतलब आपने भी शायद ये कई बार किया होगा लड़कियों से, कि एक जो लड़की है उसको 24 घंटे में कितने लोगों के साथ अधिकतम बार सोना पड़ा होगा? सोना मतलब कि ये सेक्स करना पड़ा होगा? देखिए वो डिपेंड करता है, एक लड़की ने मुझे बोला 5, किसी ने बोला 8, वो डिपेंड करता है, बट मिनिमम मैंने तो 5 सुना है। 5 मिनिमम 5 लोगों के साथ दिन में उनको करने पड़ता है, सोना पड़ता है मिनिमम। दूसरा ये कि जैसे मैम आपने जैसे किसी लड़की को बचाया, लड़की बच के अपने
अब घर वालों से मिलती है, घर वालों से मिलने के बाद जब आपने उसे लेके जाती हैं तो लगता है कि आपको एक अंदर से खुशी हो रही है कि यार चलो ठीक है मैं लेके जा रही हूँ। ऐसी कितनी लड़कियाँ होंगी जिनको घर वालों ने स्वीकार ही नहीं किया कि हमें नहीं चाहिए? देखिए मोस्टली तो घर वाले स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वीकार करने से तो नहीं होता, उसके बाद ही शुरू होता है अलग लेवल का एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब घर में गाली गलौज, ये सोचना कि ये तो अछूत है, इसने तो गलत काम कर लिया। एक्सेप्ट तो हो जाता है, लेकिन एक्सेप्ट के बाद ही घर वाले एक्सेप्ट करने के बाद उसके साथ अलग तरह का व्यवहार होता है। फिर क्या बोलते हैं, शादी करा दिया जाता है, उसके बाद और एक्सप्लॉयटेशन। मोस्टली घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने। मेरे को लड़कियां जो भी रेस्क्यू किया है घर वालों ने सबके एक्सेप्ट किया है, लेकिन एक्सेप्ट करने से तो नहीं होता। उसके बाद जो होता है स्टिग्मा जैसे बोलते हैं हम, कि तू गंदी जगह से आई है, स्कूल में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए हम तस्करी में एक चीज़ बहुत मानते हैं कि हम लड़की को जहाँ से रेस्क्यू करते हैं किसी को नहीं बताते घर वालों के सिवा कहाँ से आई है। लेकिन देखिए गाँव गए, लड़की घर में नहीं है, लोग तो समझ ही जाते हैं। अगर आप बताए भी ना तो भी समझ जाते हैं। धुतकारना, टुटकारना, गंदी बातें बोलना, अलग कमेंट करना, उनको अलग रखना, अलग उनको सोचना कि ये अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस्मान जी आपको बता नहीं सकती, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वही है। हम तो लड़की की काउंसलिंग कर देते हैं, लड़की को समझा देते हैं, लेकिन समझाना तो हमको घर वालों को पड़ेगा। असली कहानी तो उसके घर वहाँ से निकलने के बाद शुरू होती है, यही मेन है। जो पूरी ज़िंदगी वो फेस करती रहती है। कहते हैं कि लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, कि वो अगर एक बार दाग लग गया दामन पर तो वो कभी हटता नहीं, मिटता नहीं है। उससे ज़रा सी गलती हो जाएगी तो फिर उसको टॉर्चर किया जाने लगा। अच्छा तुम तो वहाँ से आई थी, तो हमारे सामने बोलने की तुम्हारी औकात भी नहीं है, इस तरह की बातें। दोस्तों इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको ये बताना है, ये जताना है इस कहानी के माध्यम से कि आप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें, खासकर लड़कियों पर। उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसे लड़कों के साथ करते हैं। उनकी हर छोटी से छोटी बातों को समझने की कोशिश करें। वक्त आने पर उनके लिए खाने पीने की भी चीज़ दें। वक्त आने पर उनका दोस्त बनकर उनसे सुख और उनका दुख बांटने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कोई जैसे शकीला के साथ उसके रॉन्ग नंबर लगता है और रॉन्ग नंबर वाला उसको फिर थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज़्ज़त, थोड़ा सा दिलासा, थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा सामान देने के बाद उससे दोस्ती करता है और उसको एक ऐसी जगह पर जाकर बेच देता है जहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पल्लवी घोष उसको लेके आती हैं और उसको पुनः एक नई ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं। आज भी वो लड़की अपनी एक नई ज़िंदगी में है और ज़िंदगी जी रही है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।